Company rule expands. If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. तो अगर हम अंग्रेजों द्वारा इंडियन स्टेट्स पर कब्जा करने के प्रोसेस को देखें, एनेक्सेशन मतलब होता है किसी एक देश पे, किसी एक जगह पे कोई दूसरा देश आके कब्जा कर ले, तो कब्जा करना मतलब होता है एनेक्सेशन। तो जो ये अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जिस तरीके से हमारी इंडियन स्टेट्स पर कब्जा किया, अगर उस चीज को हम गौर से देखें तो कुछ की एस्पेक्ट्स, मतलब कुछ मेन चीजें निकल कर आती हैं। The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. तो मतलब ऐसा कभी मुश्किल ही हुआ होगा कि जो कंपनी है उसने किसी अननोन टेरिटरी पर, अननोन टेरिटरी मतलब कि उससे पहले उसने उस जगह पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं की है, मतलब उस टेरिटरी में वो बिल्कुल नई है, तो किसी भी ऐसी नई टेरिटरी में जाके उसने कोई अचानक से मिलिट्री अटैक नहीं किया। वो क्या करती है उसके बदले? इंस्टेड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। तो वो क्या करती है, वो डायरेक्ट जाके किसी जगह पे, किसी मिलिट्री किसी टेरिटरी पे जाके अपना मिलिट्री अटैक नहीं कर देती। ये लोग क्या कर रहे थे, ये किसी भी एक टेरिटरी में जाएंगे, वहां धीरे 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 करके अपने पांव जमाएंगे, वो पॉलिटिकली वहां पे जो है अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश करेंगे कि देखा था हमने किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पहले जो है पॉलिटिकल मैटर्स थे उसमें टांग अड़ानी स्टार्ट की, धीरे धीरे करके उसने जमींदारी ले ली, है ना, धीरे धीरे करके उसे दीवानी मिल गई, फिर वो धीरे करके नवाबों की तरह रहने लग गए। मतलब वो पूरी तरीके से नवाब तो नहीं बने थे, बट हाँ काफी हद तक रूल जो है वो उनके हाथ में था, कि जो नवाब है वो उनके इशारों पर नाचता था, और बहुत सारा जो धन है वो नवाबों से वो लेते थे। तो इस तरीके से वो धीरे 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 करके किसी टेरिटरी में अपने पांव जमाते थे, अलग अलग तरीके से। पॉलिटिकली हो गया कि मतलब वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, जमींदारी वगैरह में जो है हिस्सा ले रहे हैं, उनको दीवानी मिल गई। इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मतलब एक तरीके से किस तरीके से वो जो है अपनी ट्रेड वहां पे कर रहे थे। डिप्लोमेटिक तरीके से जो कूटनीतिक विषय होते हैं, मतलब कि लोग आपस में बात करते हैं ना, कि जैसे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं और जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो आपस में बातचीत करके किसी मुद्दे पे आए, तो इस तरीके से वो हर तरीके से अपने पांव जमाने की कोशिश करते थे, और फिर धीरे धीरे करके अगर उन्हें लगता था कि चीजें सही नहीं जा रही हैं तो फिर वो मिलिट्री अटैक करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। तो जो बक्सर में लड़ाई हुई थी 1764 में, उसके बाद कंपनी ने क्या किया, इंडियन स्टेट्स में, मतलब कि भारत के जो जगहें हैं, स्टेट्स हैं, उनमें रेजिडेंट्स अपॉइंट किए। अब ये रेजिडेंट्स कौन होते थे? रेजिडेंट ये ब्रिटिशर्स के ही अपने ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के ही ऑफिशियल्स होते थे, जिन्हें कि वो इंडियन स्टेट्स में, कंपनी जो है इंडियन स्टेट्स में अपने ही लोगों को अपॉइंट करती थी एक तरीके से। तो इन रेजिडेंट्स का काम क्या होता था? दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स, ये कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट हुआ करते थे, एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो इन रेजिडेंटों का काम क्या होता था? ये रेजिडेंट्स क्या करते थे, ये कंपनी के इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते थे, मतलब कंपनी के फायदे में जो काम करना है वो कंपनी के फायदे में हो, कैसे ना कैसे करके कोई भी काम जो है वो निकलवाया जाए जो कि कंपनी के फायदे का हो। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इन रेजिडेंट्स के माध्यम से ये कंपनी क्या करने लगी, ये हमारे इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में, जो उसके आपसी मामले हैं, अपने आंतरिक मामले हैं, उनमें ये दखल अंदाजी करने लगी कंपनी। मतलब कि क्या होता था, कंपनी है ये, कंपनी ने किसी रेजिडेंट को अपॉइंट किया। अपॉइंट वो कहाँ करती थी, मतलब कि ये कोई इंडियन स्टेट है, ये कहती थी इस रेजिडेंट को जाओ तुम इसमें जाके काम करो, और इसका जो नवाब है, इसका जो राजा है, उसके साथ तुम अपने रिलेशंस वगैरह बनाओ, इनसे जाके बातचीत करो, और इनसे बात करो कि जैसे किस तरीके के मुद्दे पे बात करते होंगे, जैसे कि इनसे बोलते होंगे कि तुम रेजिडेंट्स जाओ और वहां के राजा से बात करो कि कंपनी को और कंसेशंस दे, कंपनी को और जमींदारी दे। इसी तरीके की बातें की, जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो आगे बढ़ाना किसका काम होता था, इन रेजिडेंट्स का। तो इस तरीके से रेजिडेंट्स के मदद से जो ये कंपनी है वो इनके पॉलिटिकल अफेयर्स में, हमारे इंडियन स्टेट्स के पॉलिटिकल अफेयर्स में घुसने लग गई, इंडिया जो इंटरनल मैटर्स होते थे उसमें घुसने लग गई। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन। और इन रेजिडेंट्स के हेल्प से जो कंपनी है वो क्या करने लग गई, वो बहुत ही ज्यादा जो हमारी पर्सनल चीजें होती थी, बहुत ही ज्यादा जो इंटरनल अफेयर्स होते थे उन पे कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, उनको अफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। कैसे? जैसे कि ये डिसाइड करते थे कि अगला राजा कौन होने वाला है, अगला पर्सन कौन गद्दी पे बैठेगा,
हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में किसको क्या बनाना है ये भी कंपनी डिसाइड करती थी, किसके थ्रू, रेजिडेंट्स के थ्रू। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस, और कभी कभी ये जो कंपनी है वो इन स्टेट्स को एक सब्सिडरी अलायंस में जबरदस्ती घुसा देती थी। तो ये सब्सिडरी अलायंस मतलब क्या है, ये एक समझौता है एक तरीके से। इसमें क्या होता है कि एक एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं कि जो इंडियन रूलर्स हैं वो कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे, वो किसी भी तरह की आर्म फोर्सेस को मेंटेन नहीं करेंगे। और आर्म फोर्सेस को मेंटेन करने का काम किसका होगा, कंपनी का। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। तो सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें कि इंडियन स्टेट्स, इंडियन जो रूलर्स थे वो कोई भी आर्मी को अपॉइंट नहीं करेंगे, तो फिर सेफ्टी तो चाहिए। तो कहते थे कि जो कंपनी है वो कहते थे कि ये सेफ्टी हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हारी आर्मी को मेंटेन करेंगे, तुम्हें बदले में हमें बस पैसा देना है। बट had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for purpose of this protection। मतलब ये एग्रीमेंट था कि तुम आर्मी मेंटेन नहीं करोगे, तुम्हारे बदले हम मेंटेन करेंगे, कंपनी मेंटेन करेगी, और इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए तुम हमें पैसा दोगे। ठीक है, ये कहती थी कि आर्मी कौन मेंटेन कर रही है, कंपनी, और पैसा कौन दे रहा है, रूलर, जो किंग है इंडियन स्टेट्स का, वो पैसा देगा आर्मी मेंटेन करने के लिए, और ये खुद की कोई भी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते। और अगर इन सब्सिडरी अलायंस जो ये फोर्सेस हैं इनको मेंटेन करने के लिए अगर पैसा नहीं दे पाते हैं इंडियन रूलर्स, तो उसके लिए फिर ये पेनल्टी लेते थे। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर वो पैसा देना जो है उसमें असमर्थ रहते हैं, पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उसके बदले जो कंपनी है वो उन रूलर्स पे पेनल्टी लगाती थी। और पेनल्टी में क्या लगाती थी, उनके टेरिटरी का, उनके जगह का, उनके राज्य का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लेती थी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, व्हेन रिचर्ड वेल्सली वाज गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक ये गवर्नर जनरल था, नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। तो 1801 में क्या हुआ कि जो नवाब ऑफ अवध है वो इन सब्सिडरी फोर्सेस के लिए पैसा देने में असमर्थ रहा, नहीं दे पाया। तो उसके बदले में क्या किया, ये जो रिचर्ड वेल्सली था उसने अवध के नवाब से उसकी आधी टेरिटरी, मतलब आधा अवध जो है वो कब्जे में ले लिया कि ठीक है, तुम ये पैसे नहीं दे पाए ना हमें फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए, अब आधा जो तुम्हारा राज्य है, आधा जो अवध है वो हमारे कब्जे में दे दो। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स्ड टू cede territories on similar ground, और इसी तरीके से हैदराबाद में भी जो अवध जो नवाब थे, अगर वो उस टाइम पे जो पैसा था वो देने के लिए फेल हो गए थे, तो उनके साथ भी सेम चीज की इन कंपनी ने, इस ब्रिटिशर्स ने, कि वहां पे भी उनका जो टेरिटरी का हिस्सा है, उनके राज्य का कुछ हिस्सा है, वो अपने कब्जे में ले लिया गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जो ब्रिटिशर्स थे वो नए नए हथकंडे अपना रहे थे कि वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे और ज्यादा कब्जा कर सके। तो ये सभी काम जो है इन्होंने किस तरीके से किया, ये किया रेजिडेंट्स की मदद से। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो नवाब सुजादुल्लाह ऑफ अवध with his sons and the British resident painted by the Tilly Kettle। तो यहाँ पे देख सकते हो ये नवाब शुजादुल्लाह जो कि अवध के नवाब थे, उस यहाँ पे इनके बेटे हैं, और ये है रेजिडेंट। ठीक है, ब्रिटिशर्स का ये जो रेजिडेंट है, तो यहाँ पे इनकी फोटो बनाई हुई है। द ट्रीटीज दैट फॉलोड द बैटल ऑफ बक्सर फोर्स्ड नवाब शुजादुल्लाह टू गिव अप मच ऑफ हिज ऑथोरिटीज। तो बक्सर की लड़ाई के बाद जो ट्रीटीज, एक तरीके से जो एग्रीमेंट्स हुए थे ब्रिटिशर्स और ये नवाब के बीच में, इन ट्रीटीज की वजह से बहुत सारा ऐसा अपना हिस्सा था, अपनी जगह थी, अवध की जो जगह थी, वो शुजादुल्लाह को देनी पड़ी इन ब्रिटिशर्स को। However, he poses in regal splendor towering over the resident। बट फिर भी इस फोटो में इस तरीके से दिख रहा है कि वो बहुत ही एकदम चौड़ में खड़े हैं, बहुत ही ताव में खड़े हैं ये ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ में। ठीक है, What power did the residents have? तो हमने रेजिडेंट्स के बारे में पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो रेजिडेंट्स को अपॉइंट करते थे ताकि वो इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी कर सकें। तो आखिर रेजिडेंट्स के पास क्या पावर रहा करती थी? This is what James Mill, the famous economist and political philosopher from Scotland, wrote about the resident appointed by the company। तो स्कॉटलैंड का एक फेमस पॉलिटिकल फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट था जेम्स मिल। तो उसने लिखा है कि वी प्लेस अ रेजिडेंट हु रियली इज किंग ऑफ द कंट्री। ये जो रेजिडेंट अपॉइंट किए जा रहे थे इंडियन स्टेट्स में, वो एक तरीके से राजा हुआ करते थे, क्योंकि सारी पावर तो उनके पास है। वो कंट्रोल कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे कौन राजा बनेगा, कौन किस पोजीशन पे बैठेगा, वो सब तो कंट्रोल कर रहे हैं रेजिडेंट्स। और रेजिडेंट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? कंपनी। तो एक तरीके से जो रेजिडेंट्स थे वो राजा थे।
मतलब इनडायरेक्टली वो राजा का ही काम कर रहे थे। Whatever injunctions of non interference he may act under। तो injunctions का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। तो ये जो रेजिडेंट्स थे एक तरीके से उन्हें अधिकार दे दिया था इस कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि वो कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी एक्ट कर सकते हैं बिना इंटरफेरेंस के। मतलब कि कंपनी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, बट जो भी तुम स्टेप लोगे वो कंपनी के फेवर में होने चाहिए। तो एक तरीके से कंपनी ने रेजिडेंट्स को छूट दे रखी थी कोई भी कदम उठाने की। As long as the prince act in perfect subservience and does what is agreeable to the resident, that is to the British government, things go on quietly। तो जब तक कि जो राजा है वो कहे अनुसार काम करता था, मतलब कि जब तक जैसा रेजिडेंट कह रहा है वैसा ही राजा कर रहा है, तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता था। दे आर मैनेज विदाउट द रेजिडेंट अपेयरिंग मच इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स। और क्या होता था कि कई बार जो रेजिडेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स में ज्यादा प्रेजेंट भी नहीं रहता था। मतलब कि जब तक चीजें अच्छी से चलती थी, जब तक राजा रेजिडेंट की बात मान रहा है, तब तक सब कुछ सही था कि रेजिडेंट जो है वो इतना भी दखल अंदाजी वगैरह नहीं करता, तब तक सब कुछ शांति से चलता रहता है। बट वेन एनीथिंग ऑफ अ डिफरेंट नेचर हैपन्स, बट जैसे ही कुछ अलग तरीके का होगा, अलग तरीके का मतलब ऐसा कुछ जो कि ब्रिटिशर्स को नहीं पसंद, द मोमेंट द प्रिंस टेक्स अ कोर्स विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंक रॉन्ग, जैसे ही प्रिंस कोई ऐसा कदम उठाएगा जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है रॉन्ग है, देन कम्स क्लैशिंग एंड डिस्टर्बेंस। तो वैसे ही क्लैशिंग हो जाएगी, मतलब कि आपस में एक तरीके से मतभेद होने लगेंगे, झगड़े होने लगेंगे और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब जब तक कि ब्रिटिशर्स की बात मानी जा रही है, तो ब्रिटिशर्स की बात कैसे मानी जाएगी? ब्रिटिशर्स जो हैं वो रेजिडेंट्स के थ्रू अपना काम करवा रहे हैं। तो रेजिडेंट्स का काम क्या है कि वो ब्रिटिशर्स के फायदे में जो भी काम हो सकता है वो करें। तो रेजिडेंट्स जब तक कि देखते हैं कि जब तक राजा सब सही से काम कर रहा है तब तक तो सब कुछ शांति से चलता रहता है, बट जैसे ही राजा कुछ ऐसा करता है जो कि इनको नहीं पसंद आता, वैसे ही जो सब कुछ है वो उथल पुथल होने लगता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं और डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है।